गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? आयनिक आयनिक कर रहे थे शायद ना। हाँ, आयनिक में पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात हुई थी। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो 100% डिसोसिएट करते हैं। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है उससे आने वाले जो H प्लस हैं, जो उससे आने वाले H प्लस हैं, वो उतने ही होंगे जितने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि आप पानी की बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और उस बारे में हमारी बात हो चुकी है कि मैं पानी की बात तब सुनूंगा जब एसिड से आने वाले H प्लस 10⁻⁻6 मोलर से कम होंगे, क्योंकि उस तक तो पानी चुप रहेगा। जैसे ही वो -6 से कम होंगे पानी को सुनना पड़ेगा। और पानी की सुनने का तरीका वो कॉमन आयन इफेक्ट वाला है। अभी वो कई जगह लगेगा, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम ले ली जाए, 10⁻⁻8 से भी कम ले ली जाए, -9, -10, -12, तो ऐसे में फिर एसिड से आने वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और फिर पानी डोमिनेट करेगा। और जब पानी डोमिनेट करेगा तो आंसर लगभग 7 लिख दिया जाएगा। यानी 7 से ज्यादा तो नहीं हो सकता अगर एसिडिक सोल्यूशन है, चाहे वो जितना डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो। आंसर फिर वाटर डिसाइड करेगा एंड द आंसर विल बी 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, अगर 6 से कम और 8 या 8 से ज्यादा है तो उस केस में आपको वाटर की सुननी पड़ेगी। और वो मैंने याद कर लिया कम से कम कि 10⁻⁻7 मोलर HCl का आंसर वो 6.79 या 6.8 आता है, और 10⁻⁸ मोलर HCl का आंसर 6.98 निकल के आता है। ये मैंने याद कर रखा है। हाँ, बाकी अगर कोई और सवाल आता है जिसमें वाटर की सुननी पड़ेगी तो मैं अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाकर। बट एटलीस्ट इन दो लोगों का तो मैं याद ही कर लेता हूं, इन दो लोगों को तो याद ही कर लेता हूं। अर्नव कह रहा है एक बार अबे लल्लू हो क्या बोल दीजिए। अबे लल्लू हो क्या अर्नव? ठीक, तो अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि चलिए ठीक है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो गई। जैसे एक आध सवाल कर सकते हैं, जैसे मान लो अब ऐसे ही एक दो, हालांकि डीपीपी में डालूंगा मैं, इस तरह के सवाल डीपीपी में डाल देंगे, तुम उसमें से कर लेना। लेकिन मान लीजिए जैसे एक सवाल, बस एक आध सवाल देख रहे हैं बस, कि अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो एक बड़े आसान आसान से सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है हर सवाल में। वो कह रहा है कि भाई ये बताइए कितना पानी ऐड करेंगे कि पीएच जो है वो 2.1 से बढ़कर 4 हो जाए। तो ये तो ऑब्वियस है कि जब आप पानी ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन होगा। डाइल्यूशन होगा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो वो कम होने के बाद जो नई कॉन्सेंट्रेशन है वो भी दे रखी है, और जो पुरानी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी दे रखी है। पूछ रहा है पानी कितना ऐड करेंगे। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। करना क्या होगा? करना ये होगा इसके अंदर कि इसके अंदर आप जो पीएच पहले लेके आए वो आपको पीएच दे रखी है 2.1। तो इस 2.1 से जो समझ में आ रहा है वो ये कि तुम अपने आप थोड़ा सा समझना, जो H प्लस की वैल्यू निकल के आ रही है वो 8 × 10⁻³ मोलर आ रही। अब ये हो सकता है तुम ना समझ पाओ, तो मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूं कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 8 × 10⁻³ तो जो पीएच निकल के आती है वो ऐसे आती है। इसको एक अलग से समझ रहे हैं जरा। 8 × 10⁻³ का जरा पीएच निकालते हैं, कैसे आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -log(8) माइनस प्लस log(10⁻³). तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टी का आइडिया है, तो दिस विल बी log8 जो कि 2 की पावर 3 से निकाला जाएगा, दैट इज 2 log3, और ये हो जाएगा -3। log2 मुझे आता है, दिस इज 2 इंटू, नहीं गड़बड़ कर दिया, 2 2⁻³ का मतलब है 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा। अब आपको log2 की वैल्यू 0.3 आती, ये आ जाएगा, आप सॉल्व करिए 2.1। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर पीएच 2.1 है तो इस 2.1 का एंटी लॉग लेने से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 8 × 10⁻³ आएगी। और आप
8 इंटू 10⁻³ निकाल के लाते हैं, यानी आपको शुरू में जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो pH 2.1 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉन्सेंट्रेशन आपने H प्लस की दे रखी है वो 8 इंटू 10⁻³ दे रखी। बस अब खत्म हो गया। अब तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको जब ये चीज पता चल गई और आप पानी डाल रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा डाइल्यूशन करने से एक चीज कॉमन रहती एंड दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पानी बढ़ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूट के मोल्स फिक्स रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आपको ये पता चल जाए तो इससे जो H प्लस के मोल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 8 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। मोलैरिटी का मतलब है दिस मच मोल्स इन 1 लीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए जो नई कंसंट्रेशन है वो नई पीएच आपको इंक्रीज करके 4 करनी है। तो अगर आपको नई पीएच 4 करनी है तो जो आपके नए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10⁻⁴ हो जाएगी और जो नया वाला फाइनल वॉल्यूम होगा वो V हो जाएगा। इससे जब आप V कैलकुलेट करेंगे तो 80 लीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर का सोल्यूशन आपका पहले था, आपने फाइनल वॉल्यूम को 80 लीटर कर दिया, तो कितना पानी ऐड किया होगा? तो टोटल वाटर जो आपने ऐड किया है, टोटल वाटर एडेड कितना आ जाएगा? 80 लीटर में से आप 1 लीटर माइनस कर देंगे, आपको 79 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर आप 79 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की पीएच 2.1 से बढ़कर 4 हो जाएगी। अब इसमें जो अच्छी बात है मैं बताऊं क्या है वो अच्छी बात। ये सवाल अच्छा नहीं है, अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि 2.1 को आपने अकलमंदी से 8 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है बस। यानी मुझे सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो pH 2.1 है वो 2.1 तभी आएगी जब H प्लस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 8 इंटू 10⁻³ होगी। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, सॉल्यूट के मोल्स आ गए। पानी डालने से सॉल्यूट के मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है, वॉल्यूम बढ़कर V हो जाएगा। तो बाद में सॉल्यूट के मोल्स और शुरू में सॉल्यूट के मोल्स को आपस में इक्वेट करके बाद का टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे 80 लीटर। अब 1 लीटर तो पहले से ही था, आपने फाइनल वॉल्यूम 80 लीटर बोला, यानी पानी कितना ऐड किया उसके अंदर? सर पानी आपने 79 लीटर ऐड किया ताकि 1 लीटर से बढ़कर वो 80 लीटर हो जाए और 80 लीटर होने के बाद pH 2.1 से बढ़कर 4 हो जाए। हां सुमित, ये तुम्हारा सवाल सही है यार, मेरे पास इसका कोई खास जवाब तो नहीं है, मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। सुमित पूछ रहा है कि सर 8 इंटू 10⁻³ गैस कैसे करेंगे आप? ये जब कोई और सवाल आएगा तो कैसे गैस करेंगे? तो बेटा देखो इसमें कुछ कर नहीं सकते। एंटी लॉग ऑफ 2.1 ये आपको अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा। 2.1 का जो एंटी लॉग आएगा वो आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 2.1 का मतलब है कि आपने 3 में से 0.9 माइनस किया है एंड 0.9 इज 3 गुना ऑफ log 2। समझो, यानी 3 तो तभी आएगा जब 10⁻³ होगा, यानी 10⁻³ तो होगा ही होगा, और 3 गुना ऑफ log 2 तब होगा जब log 2 की पावर क्यूब होगा। एंड log 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 8, यानी 8 इंटू 10⁻³ का जब आप log लेंगे तो वो 2.1 निकल आए। यानी अगर इनिशियल pH 2.1 है तो इट इज रफली 8 इंटू 10⁻³ मोलर एंड इट इज 8 इंटू 10⁻³ मोलर। सो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज पानी डालने से सॉल्यूट के मोल यानी H प्लस के मोल चेंज नहीं होंगे। तो जितने H प्लस के मोल बाद में है उतने ही H प्लस के मोल पहले होंगे। दोनों को आपस में इक्वेट करके V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही V निकल के आएगा 1 में से माइनस करके आपको वो अमाउंट पता चल जाएगा वाटर का जो दिया जाए। नहीं आदित्य, पेपर में नहीं दिया जाएगा बेटा, पेपर में 2.18 इंटू 10⁻³ होता है, ये नहीं बताया जाएगा। यानी 2.1 का एंटी लॉग 8 इंटू 10⁻³ होगा, ये नहीं बताया जाएगा, बिकॉज 2.1 इज काफी हद तक ऑब्वियस। दिस 2.1 इज 3 माइनस 0.9 एंड 3 माइनस 0.9 विल बी 8 इंटू 10⁻³ का लॉग, क्योंकि 3 तो आएगा 10⁻³ से और 0.9 आएगा 3 इंटू 0.3 से, और 3 इंटू 0.3 में 0.3 log 2 होता। तो इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि इट शुड बी 2 का क्यूब और 10⁻³ दैट इज 8 इंटू 10⁻³ ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो। और एंटी लॉग निकालने का भी तरीका है, जैसे कुछ लोग जानते हैं, तुम लोग मैथ्स में कुछ कुछ पढ़ते होगे, तो हल्का हल्का एंटी लॉग निकालने का भी एक तरीका है। तो आप कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको log 2 की वैल्यू 0.3 पता है तो आप कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। यानी इस सवाल में अच्छी बात इतनी है कि अगर इनिशियल pH दी जाती, देखो अगर हो सकता है pH की वैल्यू 2 दी जाती, अगर pH 2 दी जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर pH 2 दे रखी है तो इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² होगी, तब सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 2.1 दे रखी या 2.4 दे रखी है तो फर्क पड़ेगा। जैसे 2.4 है तो क्या होगा? 2.4 का मतलब है 3 माइनस 0.6, 3 माइनस 0.6 का मतलब 10⁻³ तो अलग हो गया। 0.6 जो होगा वो log 2 इंटू 2 होगा,
समझे, क्योंकि log 2.3 होता है तो 0.3 इंटू 2.6 होगा, यानी log 2 इंटू 2 तब आएगा जब 2 की पावर 2 होगा, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, यानी 4 इंटू 10⁻³ का जब आप log लेंगे तो वो 2.4 आएगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कि आप उसको यूज करके H प्लस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लें और तब M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगाकर सल्यूट के मोल्स को इक्वेट करके आप फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट फाइनल वॉल्यूम, इसलिए दिस इज द फाइनल वॉल्यूम आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर एंड इनिशियल वॉल्यूम वाज 1 लीटर। यानी कितना पानी ऐड किया सर, बाद में तो 80 हो गया, शुरू में 1 था तो पानी कितना डाला, पानी 80 में से 1 को माइनस करके 79 लीटर निकाल लिया। गौरव समझ में आ गया भाई? इक्वल इसलिए हुआ है क्योंकि सल्यूट के मोल्स को तो इक्वेट करोगे ना बेटा, पानी डालने से चीनी थोड़ी ना बढ़ जाती है। चीनी के सोल्यूशन में अगर आप पानी डाल देंगे तो चीनी तो उतनी रहेगी ना। तो अगर आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं तो H प्लस के जो मोल्स होंगे वो तो हमेशा फिक्स रहेंगे, और H प्लस के मोल्स मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से निकलते हैं। तो शुरू वाली मोलैरिटी शुरू वाला वॉल्यूम, बाद वाली मोलैरिटी बाद वाला वॉल्यूम। यानी शुरू वाली मोलैरिटी आपकी 10⁻³ है, 1 से मल्टीप्लाई किया, बाद वाली मोलैरिटी 10⁻⁴ है क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बाद में 10⁻⁴ हो जाती है क्योंकि pH 4 हो रही है। तो अगर pH 4 है तो H प्लस 10⁻⁴ होगा। तो आपने M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर आसानी से नया वॉल्यूम निकाला और उसको शुरू वाले वॉल्यूम से माइनस कर दिया ताकि आपको वो वॉल्यूम पता चल जाए जो आपने पानी का अंदर ऐड किया। 1 कैसे आया? 1 तो मैंने अज्यूम कर लिया ना बेटा, क्योंकि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है 8 इंटू 10⁻³ मोलर। मोलर मतलब इतने मोल्स इन 1 लीटर। तो मैंने शुरू का वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया और 1 लीटर से 80 लीटर निकाला और 80 लीटर में से 1 को माइनस करके 79 लीटर लिया। वॉल्यूम 10⁻⁴ नहीं है गौरव, ये H प्लस की नई कॉन्सेंट्रेशन है। ये देखिए 4 यहां कोने में लिखा है, यानी pH इंक्रीज टू 4, pH को 4 करना है, 2.1 से बढ़ाकर 4 करना है। तो आपको pH बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका यहां दिया गया है कि आप वॉल्यूम ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी के ऐड करने से मोल्स में फर्क नहीं पड़ता। तो M1, यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई यार, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में पड़ा था कि चीनी चेंज नहीं होती तो चीनी के मोल्स को आपस में इक्वेट कर दिया जाता है तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाता है। शिक्षा इसमें बस यही एक बात आती है कि वॉल्यूम 1 लीटर क्यों लिया। वॉल्यूम सिर्फ इसलिए 1 लीटर लिया कि शुरू की जो मोलैरिटी है वो 8 इंटू 10⁻⁻3, वो यही माना गया है कि वो 1 लीटर में 8 इंटू 10⁻³ मोल्स होंगे। तो आपने मल्टीप्लाई करा ताकि आपको नया वॉल्यूम मिल जाए। ठीक है ना, आसान है, मतलब सवाल और हो सकता है क्लियर फॉर्म में दिया जाए, हो सकता है और आसान तरीके से दिया जाए और क्लैरिटी के साथ दिया जाए। तो मैं सिर्फ एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि इसमें जो 2.1 वाली बात है इसका थोड़ा सा ना अपने हिसाब से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कभी सवाल में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस की pH की वैल्यू ऐसी दी जाए जो एकदम एकदम ऑब्वियस नहीं है, जैसे pH 3 है, pH 4 है, जैसे यहां पर भी 4 है, तो 4 में थोड़ी ना तुम पूछ रहे हो कि सर 10⁻⁴ कैसे आया, वो तो तुम्हें पता है। लेकिन अगर 2.1 है, 2.4 है, 2.7 है, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा आपको संभल के रुक कर सोचना पड़ेगा कि log 2 log 3 को कैसे यूज करें ताकि हम एक्चुअली H प्लस की नई कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकें। 4, तरुण पूछ रहा है 4 को 10⁻⁻⁴ कैसे लिख दिया। अरे यार तरुण कैसी बात कर रहे हो यार, अगर pH की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ होगी ना, माइनस लॉग H प्लस, यही तो pH होता है। इतनी सी बात नहीं समझते, बताइए। ठीक है, बहरहाल और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम काम की बात कर लेते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं, ये और कर लेते हैं। 560 ml of HCl gas is added to 500 ml solution of 0.01 molar NaOH. Calculate the pH of the resulting solution. ये भी बड़ा आसान है। आपने HCl को NaOH के साथ मिलाया, तो जब आप HCl को NaOH के साथ मिलाएंगे तो ये तो बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है कि भाई ये HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेंगे, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के बाद जो बच जाएगा वो बच जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि दोनों लोगों को आपस में मिला देते हैं। तो जब आप दोनों लोगों को मिलाएंगे तो जो समझ में आता है वो ये कि HCl जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करे। तो HCl के कितने मोल दे रखे हैं पहले वो निकाल लेते हैं। 560 ml गैस है अगर STP पर, तो इसका मतलब उसके इतने मोल होंगे। अब अगर इसको मिली मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 1000/40 मिली मोल हो जाएंगे, यानी ये आपके 25 मिली मोल हो गए।
ये आपके 25 मिलीमोल हो गए। अब आप NaOH की बात कर लीजिए। NaOH के कितने मोल दे रखे हैं सर? NaOH के मोल तो ये वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करके निकल आएंगे। तो जो NaOH के मोल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 500 इंटू 0.01, ये आपके आ गए 5 मिलीमोल। वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये मिलीमोल आएंगे, यानी NaOH के 5 दे रखे हैं और इसके 25 मिलीमोल दे रखे हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस HCl बच जाएगा। तो HCl कितना बच जाएगा सर? लिमिटिंग रेजेंट NaOH होगा, तो जो HCl बचेगा वो 25 माइनस 5 होगा, यानी लेफ्ट अमाउंट ऑफ HCl कितना आएगा? लेफ्ट मोल्स, बल्कि मिलीमोल्स बोल रहे हैं। लेफ्ट मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आ जाएंगे? 25 माइनस 5, 20 आ जाएंगे। तो जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी आएगी? जितना HCl बच गया 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना लोगे? इस सवाल को भी देने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब गैस को मिलाया जाता है सोल्यूशन के अंदर तो वॉल्यूम सिर्फ सोल्यूशन डिसाइड करता है, गैस वॉल्यूम को चेंज नहीं करती। समझो इस बात। यानी जब आप वॉल्यूम लेंगे तो आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम सिर्फ 500 ही लिया जाएगा। दैट मींस 1/25 मोलर ही आपका H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा और यहीं से pH कैलकुलेट की जाएगी, माइनस लॉग 1/25। आप यहीं से आंसर निकालेंगे और ये वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज लॉग ऑफ 25 एंड लॉग 25 इज 5, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2, यानी 2 log 5। दिस इज 2 log 5 और 2 log 5 में log 5 जो होता है log 10/2, यानी log 10 माइनस log 2, यानी 0.7 होता। तो दिस इज 1.4। pH की वैल्यू 1.4 आ जाएगी। लॉग के अश्वनी लॉग के बेस के साथ कोई खिलवाड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला ही फिक्स है, माइनस लॉग एच, खत्म बात। तो यानी पीएच का फॉर्मूले में लॉग हमेशा 10 बेस का होता है, तो वो बेस के साथ कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। तो अब वो यही कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा है, जब आप किसी गैस को सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, देखो जब मैंने ये सवाल पहली बार किया था ना, जब कभी भी पहली बार किया होगा, तो मैंने टोटल जो वॉल्यूम लिया था यहां पर वो 500 की जगह 500 + 560 ले लिया था। इसलिए मैं ये सवाल लेके आया हूं क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं, तुम ये गलती पहली बार भी कभी ना करो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं मैं कि गैस को सोल्यूशन के अंदर मिक्स करने का मतलब रिएक्शन होगा, सब कुछ सही है, लेकिन गैस वॉल्यूम डिसाइड नहीं करेगी। गैस आइडियल गैस है, वो जाके मिक्स हो जाएगी, वॉल्यूम सिर्फ सोल्यूशन डिसाइड करेगा, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी डिसाइडेड बाय NaOH सोल्यूशन एंड दैट इज 500 ml। सो अल्टीमेटली जितना भी HCl बच गया वो निकालो और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलारिटी निकालो और उस मोलारिटी से H+ की कॉन्सेंट्रेशन यूज करके pH लगा दो। So this is 2 log 5, that is 1.4. समझ पाए? ये कहीं कुछ गलत किया है क्या मैंने? वन बाई 40 मिलीमोल क्यों नहीं है? आदर्श कैसे यार, हम कैसे बताएं? मतलब हम उन चीजों में दोबारा लग जाएं यार कि मोल कैसे निकलते हैं, मिलीमोल कैसे निकलते हैं। जब आपको एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है तो मैंने उसको डिवाइड करके मोल्स निकाल लिए 22,400 से, ये मोल आ गए। ये मिलीमोल क्यों होगा जब ऊपर भी मिलीलीटर है और नीचे भी मिलीलीटर है? मैंने 22.4 से थोड़ा ना डिवाइड किया है, मैंने 22,400 से डिवाइड किया। सो दिस विल बी मोल्स, और इन मोल्स को मैंने मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दिया 25। इसी तरह से NaOH के मिलीमोल निकाल लिए 20, सॉरी 5, तो 25 इधर 5 उधर, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो HCl बच जाएगा कितना? 20 बच जाएगा। और उस टाइम पर वॉल्यूम कितना होगा? 500। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन 20/500 से निकाली जाएगी और 20/500 को यूज करके आप आसानी से pH 1.4 निकाल लेंगे। यामिनी 224 कहां से आया? बात तो सही है यार, ये सब कैसे याद होगा? जब कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने तो कैसे समझ में आएगा? एसटीपी पर मेजरमेंट किसी गैस का, मोल्स कैसे निकलते हैं सर? 22,400 से डिवाइड किया जाता है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, और अगर वॉल्यूम लीटर में दिया जाए तो 22.4 से डिवाइड किया जाता है, तब जाके मोल्स मिलते हैं।
तो यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे 560 ml को 22,600 से डिवाइड कर दिया, आप 22,400 से डिवाइड कर दिया, आपको मस्त मोल्स मिल जाएंगे, उनको मिलीमोल में कन्वर्ट कर दिया। मिलीमोल में इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे भी मिलीमोल निकालना आसान है, मोलारिटी और वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है। तो इसके 5 हो गए, इसके 25 हो गए, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। कितना बच जाएगा सर? 20 बच जाएगा। उस टाइम पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा सर? 500 ml। तो कंसंट्रेशन H+ की कितनी होगी सर? 20/500। उससे पीएच निकाल लेना। हाँ, वाई मैप से आया है। वाई मैप, अब तक तो वाई मैप अंदर खून में चला जाना चाहिए था, हमारे हमारे खून में बस जाना चाहिए था वाई मैप, कि अब भी हम अगर ये सोचते रह जाएं कि मास के बाद मोल्स कैसे निकलते हैं और एसटीपी पर वॉल्यूम दिया जाए तो मोल्स कैसे निकलते हैं, तब तो हद है, शर्म की बात। अदीब अदीब आरफी में कई बार कह चुका हूं, चाहे एनटीपी लिखा हो चाहे एसटीपी, आंसर ऐसे ही निकलते हैं। एनटीपी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो मुझे समझ में नहीं आता। एनटीपी एंड एसटीपी दे बोथ आर सेम, बात खत्म। ये दोनों सेम होते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। जैसे आप एसटीपी में करते हैं वैसे ही आप एनटीपी में करिए, कभी दिक्कत नहीं आती। ज्योतिष कह रहा है सर इन बच्चों के क्वेश्चन सुनकर तो हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये बहुत बड़े लल्लू लोग हैं। अब बात तो सही है यार ज्योतिष, तुम्हारी बात तो सही लग रही, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अनुराग कह रहा है लग रहा है लेजेंड सीधे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने आए। ये भी हो सकता है कि लेजेंड सीधे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने आए। भाई तुम लोग अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रहे हो यार, इस तरह के सवाल पूछ रहे हो कि मैं जानबूझ के, अब मैं रिप्लाई दे रहा हूं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर रिप्लाई क्यों कर रहे हैं इन लोगों का। मोल्स निकालने के लिए पूछ रहे हैं, वॉल्यूम निकालने की बात कर रहे हैं, एसटीपी पर मोल्स निकालने की बात चल रही, ये क्या रिप्लाई। एक बच्चा पूछ रहा है 500 से डिवाइड क्यों किया। अरे ये मोल्स हैं, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। भाई इतना हम नहीं बता पाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आप अगर पुरानी चीजें नहीं जानते हैं तो आप ये चैप्टर बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको जब कंसंट्रेशन निकालनी नहीं आती, मोल्स बाय वॉल्यूम करना नहीं आता, तो आप कैसे सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये तो इसको थोड़ा सा कर लेना भाई, है ना। चलो ठीक है, अब काम की बात पे करते हैं। अब आते हैं दूसरी बात। ये मैं आज तुम्हारे पीडीएफ के अंदर ये और डाल दूंगा, कुछ एक आध सवाल और डाल दूंगा, तो उनको भी करना तुम बाद में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पीएच कैलकुलेशंस ऑफ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स की पीएच कैसे निकलती है भाई? अभी तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर ली थी और बड़ा सीधा था। स्ट्रॉन्ग एसिड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उससे आपको H+ मिल जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स 100% डिसोसिएट करते हैं, तो आपको H+ मिल जाएंगे। फिर आप H+ की शक्ल देखेंगे। अगर आपको लगता है पानी की बात सुननी है तो ठीक है, नहीं सुननी तो बात खत्म। और अगर सुननी है तो तमीज से सुनिएगा, पंडित को बुलाकर सुनिएगा, क्योंकि तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और इस क्वाड्रेटिक से आंसर निकाला जाता है। बस इतनी बात हमने कल की। आशीष वॉल्यूम 500 होगा क्योंकि सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 दे रखा है। 560 तो गैस का वॉल्यूम है। गैस अंदर जाने से अपने वॉल्यूम की वजह से सोल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज नहीं करती, इसलिए जो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होगा रिएक्शन के बाद। ठीक, अब वीक एसिड्स की बात करते हैं। भाई अब देखो, तुम लोग उल्टे सीधे सवाल बंद करो और आराम से अपना चेक कर लेना, अपना आराम से बैठ के पढ़ना। जब समझ में आ जाए तो ये देख लेना, नहीं समझ में आता तो पुराने चैप्टर पढ़ो। अभी अभी मोल वोल ही करते रहो, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो ऐसे समझ में आने वाला है ही नहीं। ठीक, अच्छा अब काम की बात करते हैं। वो कह रहा है कि भाई ये बताइए वीक एसिड्स की पीएच कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा बड़ा आसान है। वीक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें कमी होती है, ये पानी के अंदर 100% डिसोसिएट नहीं करते। तो मैंने कहा फिर, कह रहे कुछ नहीं यार, जितना डिसोसिएट करते हैं उससे H+ निकाल लेना और उस H+ को पीएच में कन्वर्ट कर देना। पानी की सुननी हो तो सुन लेना, नहीं सुननी तो भाड़ में जाए। हमने कहा बात तो सही है यार, ज्यादा झंझट तो है नहीं। यानी करना यह है कि अगर आपके पास कोई वीक एसिड भी हो तो क्या करेंगे। तो अगर आपके पास कोई वीक एसिड है, मान लीजिए मेरे पास एक वीक एसिड है HA। अब अगर ये वीक एसिड
वीक है तो ये डिसोसिएशन का एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, यानी ये वीक एसिड टूटेगा और ये H प्लस और A माइनस बनाएगा। तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर है कि जो भी वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो उससे आने वाले H प्लस उतने नहीं होंगे, क्योंकि ये वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं करता। यही डिफरेंस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जब सी दिया गया था तो उससे आने वाले H प्लस सी ले लिए गए। आज वीक एसिड सी दिया गया है तो उससे आने वाले H प्लस सी नहीं होंगे। तो अब मुझे सी H प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये शुरू में 0 है, ये भी 0 है, और ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कर रखा है। अगर मैं इस वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लूं तो ये दोनों सी अल्फा, यानी यहां पर जो अल्फा मैंने माना है, दिस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA। इस वीक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अल्फा कंसीडर किया है, और अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो उस केस में ये आदमी 1 में से अल्फा टू, व्हाट वाज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है 1 में से कितना टूटा। तो अगर वो 1 में से अल्फा टूटा तो सी में से कितना टूटेगा? सर सी अल्फा टूटेगा। तो फिर बचेगा कितना? सी माइनस सी अल्फा। ये है सी माइनस सी अल्फा, ये देखिए सी कॉमन ले लिया, सी माइनस सी अल्फा। तो ये कितना बनेगा? सी अल्फा। ये कितना बनेगा? सी अल्फा। तो सर अब ये बताइए आंसर क्या है? मैंने कहा आंसर दिखाई नहीं देता, आ तो गया। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है एंड द आंसर इज सी अल्फा। खत्म हो गया। आपने बता दिया कि सर एसिड से आने वाले H प्लस सी अल्फा के बराबर होंगे और यही सी अल्फा आपका पीएच डिसाइड करे। तो मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, आप मुझे सी दे दीजिए। कह रहा ले लीजिए, सी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अल्फा और दे दीजिए, क्योंकि जब जैसे आप मुझे सी और अल्फा देंगे मैं सी और अल्फा को मल्टीप्लाई करके एसिड से आने वाले H प्लस कैलकुलेट कर लूंगा और पीएच निकाल लूंगा। वो कह रहा है अल्फा नहीं दूंगा मैं आपको, अल्फा बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको, आपको अल्फा खुद निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अल्फा खुद निकाल लूंगा, आप मुझे बताइए कुछ तो देंगे। कह रहा है मैं आपको इस वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc दे दूंगा, और क्योंकि ये आज एक एसिड का Kc है, ये एसिड के टूटने का Kc है, इसलिए आज से इस Kc का नाम Ka रख दूंगा। यानी मैं इस वीक एसिड का Ka आपको दे दूंगा, आपको जो यूज करना है आप यूज कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप K दे दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। अब जरा देखते हैं K से कैसे काम चलेगा। जो K होगा वो कैसे लिखा जाएगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, और उधर HA की कॉन्सेंट्रेशन C1 माइनस है। तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं थोड़ी बेमानी कर लूं तो ये C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। अभी परेशान मत होना, बेमानी क्या की गई है? बेमानी की गई है कि अल्फा की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूं ये 1 से काफी कम है, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 से काफी कम होती है तो आप अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपका एक्सप्रेशन सिर्फ C अल्फा स्क्वायर बचेगा। यानी C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K। इससे अल्फा की वैल्यू बड़ा मस्त Ka/C निकल आएगी, और जैसे ही ये Ka/C आएगी आप फौरन C अल्फा निकालेंगे, क्योंकि C अल्फा ही मेरे H प्लस है एंड दिस इज अंडर रूट Ka into C. So the pH value will be equal to minus log under root Ka into C. ये मेरा pH का फॉर्मूला बन गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया, ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल जब आपने बेमानी की। यहां आपने बेमानी की है। बेमानी ये की है कि आपने पहले ही मान लिया कि सर ये तो वीक एसिड है, ये कम ही टूटेगा, कम टूटेगा तो अल्फा काफी कम होगा, अल्फा काफी कम होगा तो 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है, बेमानी कर ली। ठीक, अगर आपने बेमानी कर ली तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट K/C आएगी, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि C अल्फा से निकाली जाती है, अल्फा आप निकाल चुके हैं तो आप C अल्फा की वैल्यू अंडर रूट K इंटू C से निकालेंगे, और उस केस में पीएच की वैल्यू माइनस लॉग अंडर रूट KC से निकाली जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले वो बच्चे जो मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, जो अभी मेंस के लिए फोकस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि वीक एसिड की पीएच हमेशा माइनस लॉग अंडर रूट KC से निकाली जाती है। बस बात खत्म। आप ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे, पीएच की वैल्यू माइनस लॉग अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C से निकाली जाएगी। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्या सवाल में C गिवन होगा? हां सर C गिवन होगा। क्या सवाल में अल्फा गिवन होगा? ना। लेकिन क्या सवाल में Ka गिवन होगा? हां सर Ka गिवन होगा। सीधे यहां पुट कर दीजिएगा, पीएच बाहर आ जाएगी, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भाड़ में जाइए। गौरव कह रहा है बेमानी करके एग्जाम पास कैसे करेंगे? नहीं, मैं बेमानी की बात बता रहा हूं तुम्हें, अभी थोड़ा सा और बेमानी की बात करते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है
तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, ये तो सर तब हो पाएगा जब आप ये बेईमानी करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेईमानी करनी है कि नहीं? अरे अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी तो कर लेना बेईमानी। अरे अल्फा अगर मुझे पहले से पता है तो मैं इतना ड्रामा क्यों करूंगा? मैं सीधे ही सी अल्फा की वैल्यू निकालकर पीएच नहीं निकाल लूंगा। मुझे अल्फा पता ही नहीं है तो मैं बेईमानी कैसे कर सकता हूं कि अगर अल्फा 1 से कम होता? ये बेईमानी कैसे अप्लाई कर? तो अब इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सवाल हमेशा इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन जो बच्चे और सोच रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है, वो ये है कि आप सबसे पहले इस तरह का कोई भी वीक एसिड का सवाल करने के लिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना वो चेक कर लीजिएगा। यानी बेईमानी करनी है कि नहीं करनी पहले वो चेक कर लीजिएगा, और अगर बेईमानी नहीं करनी है तो कुछ और करिएगा, और अगर आपको लगता है करनी है तो सीधे आंसर ये लिख के आइएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लॉग अंडर रूट के सी विल बी द आंसर, बात खत्म। तो उसने कहा भाई ये बताइए हम चेक कैसे करेंगे? तो अब मैं तुम्हें चेक करने का तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले अब ये सवाल दोबारा ले लेते हैं। सी मोलर कोई भी वीक एसिड ले लिया एच ए। अब मैं करूंगा क्या, जैसे, और मुझे सवाल में के गिवन होगा। अब अगर सवाल में के गिवन है तो आप समझ गए ये वीक एसिड। ठीक, अब डिसाइड ये करना है कि क्या मैं माइनस लॉग अंडर रूट के इंटू सी का फॉर्मूला लगाऊं या ना लगाऊं, बेईमानी करूं या ना करूं। तो मैंने कहा बस बेस्ट तरीका क्या, आप सबसे पहले कोने में चले जाइए, कॉपी के कोने में चले जाइए। तो मैं सबसे पहले कॉपी के कोने में चला गया। मैंने कहा यहां क्या करना है? कह रहा है इस कोने में जाते ही आप सबसे पहले एक छोटी सी बात चेक कर लीजिए। मैंने कहा वो क्या है? कह रहा है आप अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, रफ कॉपी में सबसे पहले अल्फा की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी वो आप सबसे पहले अंदर कॉपी में जाके कोने में चेक कर लीजिए। मैंने कहा क्या चेक करना है? कह रहा है अगर ये चेक करने से आपको ये पता चल गया कि ये वैल्यू लेस देन 0.1 आ रही, बस आप उछल जाइए और मस्त हो जाइए, कहिए अरे बहुत बढ़िया, अगर ये वैल्यू 0.1 से कम आ रही है तो आपका वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, माइनस लॉग अंडर रूट के सी। यानी इफ अल्फा इज 0.1 से लेस देन आंसर इज माइनस लॉग के सी। लेकिन अगर इस चीज को सॉल्व करने से अल्फा की वैल्यू 0.1 या 0.1 से बड़ी या एब्सर्ड आ रही, अल्फा की एब्सर्ड वैल्यू क्या होती है सर? अरे अल्फा कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अल्फा का मतलब है 1 में से टूटना। अरे भाई 1 में से 1 से ज्यादा कैसे टूट सकता है? इसका मतलब वो अल्फा 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो अगर कहीं तुमने के बाई सी की वैल्यू निकाली और वो आ रही है 5, वो आ रही है 4, वो आ रही है 3, तुम कहोगे अरे साला बकवास, सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई, कोई बेईमानी नहीं करनी, कुछ और करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है नहीं ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही, तो आप फौरन माइनस लॉग के सी का फॉर्मूला लगाइए, मस्त आंसर निकालिए, बाहर निकलिए, खत्म बात। लेकिन अगर अंडर रूट के बाई सी की वैल्यू आपको 0.1 या 0.1 से बड़ी या एब्सर्ड आ रही है, तो ऐसे में आपको पूरी की पूरी ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, बेईमानी से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो ऐसे में किया जाता है कुछ ये, अभी आपने बताया था कि जो के का एक्सप्रेशन आपने बनाया है वो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसको बेईमानी करके आपने क्या लिख दिया था? सी अल्फा स्क्वायर। अब आप क्या कह रहे हैं? सर बेईमानी अगर एप्लीकेबल है तब तो सब सही है, अगर बेईमानी एप्लीकेबल है देन आंसर विल बी पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट के सी, बात खत्म। लेकिन अगर बेईमानी एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे? अगर बेईमानी एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसे में आपकी मजबूरी है, आप इस अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको फिर पंडित को बुलाना पड़ेगा। कैसे? सर के मुझे गिवन है, सी मुझे गिवन है, क्या बचा? सर अल्फा की क्वाड्रेटिक है, पंडित को बुलाओ, अल्फा को सॉल्व करो। अब अल्फा के बाई सी मत लिख देना, अब अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा, और जब आप अल्फा सॉल्व करेंगे तो उससे अल्फा आएगा, अल्फा के बाद सी अल्फा आएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? एच प्लस। सर उसके बाद ये चेक करेंगे कि क्या ये एच प्लस पानी के सुनने लायक हैं या नहीं है। अगर ये पानी के सुनने लायक नहीं है तो यही आपका आंसर है। देन इन दैट केस ये सी अल्फा आ गया। दो ऑप्शन बना लेते हैं। अगर ये सी अल्फा लेस देन, नहीं ग्रेटर देन, अगर ये सी अल्फा की वैल्यू जो भी निकल के आई, अगर ये सी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मोलर आ रही तो पानी जाए भाड़ में, पानी की ऐसी की तैसी, पानी कैंसिल, पानी कैंसिल, देन आंसर विल बी माइनस लॉग सी अल्फा, दिस विल बी माई पीएच।
जो भी आपने सी अल्फा निकाला ऊपर पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर ये सी अल्फा की वैल्यू लेस देन 10⁻⁻⁶ मोलर आ जाए, और अगर H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻⁶ मोलर से कम आ रही है तो आपको पानी की बात भी सुननी पड़ेगी। और जब आप पानी की बात सुनेंगे तो ऐसे में पानी की सही से सुननी पड़ेगी। अब मैं एक लाइन में लिखूंगा पानी की सही बात, देखते हैं किसके समझ में आती है कि नहीं। जब आप ऐसे कहते हैं तो उस केस में जो आपकी पीएच का आंसर बनेगा वो बनेगा -log x प्लस सी अल्फा। और ये एक्स वो एक्स है जो पानी से आते हैं। सर कैसे निकालोगे? अरे वही क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, समझना। एक्स प्लस सी अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14। यहां से एक्स आएगा और ये एक्स उठा के यहां पुट किया जाएगा और तब आपकी पीएच आएगी। पूछना मत, पहले सब लोग समझना। अगर कल समझे थे तो आज भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। समझो बात। आर्यमन कह रहा है श्रीधराचार्य जो है पंडित थे। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही बोल देता हूं, नाम से ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा पंडित रहा होगा, तो भाई मुझे तो आइडिया नहीं। बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आप कोने में जाइए। चले गए कोने में, जाते ही आपने कहा अरे मजा आ गया सर, 0.1 से कम आ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, आंसर लिखो, खेल खत्म, भागो, खत्म हो गई बात। लेकिन सर अरे ये वैल्यू तो 0.8 आ रही है, ये वैल्यू तो 2 आ रही है, ये वैल्यू तो 3 आ रही है। हमने कहा रुको भैया, अगर ये 0.1 से कम नहीं आ रहा है तो ऐसे में आपको ये पूरा ड्रामा करना पड़ेगा। यानी अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 या उससे बड़ी या एब्सर्ड आ जाए, यानी अगर ये 0.1 आ गया तब तो ये आंसर, और अगर ये ग्रेटर इक्वल 0.1 आ गया तो ऐसे में आपको ये पूरा ड्रामा यहां मचाना पड़ेगा। ये पूरा ड्रामा आपको ये करना पड़ेगा। और इस पूरे ड्रामे में काफी बड़ा लोचा है कि आप सबसे पहले अल्फा निकालिएगा, अल्फा के बाद सी अल्फा निकालिएगा, सी अल्फा निकालने के बाद चेक करिएगा कि एसिड से आने वाले H प्लस पानी की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो ठीक है, आंसर -log सी अल्फा होगा, और अगर सुनेंगे तो आंसर -log x प्लस सी अल्फा होगा। और उस x को निकालने के लिए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पानी वाले एसिड वाले इंटू OH इज इक्वल टू -14। उससे x सॉल्व होगा और x की वैल्यू फिर बाद में यहां पुट करके pH निकाली जाएगी। पानी को लेस देन -7 पर नहीं सुनते थे अश्वनी। एक एक दिन गुजरते जाएंगे, तुम्हारी पावर एक एक बढ़ती चली जाएगी। अरे भाई कल भी -6 की बात हुई थी, आज भी -6 की बात हुई है। पानी की बात तब सुनी जाती है जब एसिड से आने वाले H प्लस -6 मोलर से कम होते हैं। अगर वो -6 या -6 से ज्यादा है तो पानी सन्नाटे में रहता है। अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी, यार कैसे सवाल, अल्फा की 2 आएंगी, उनमें से एक गंदी होगी, पंडित खुद बता देगा कि इसको मत यूज करना। तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो अल्फा की 2 वैल्यूज आएंगी उसमें एक वैल्यू हो सकता है 1 से बड़ी हो। क्या बोलेंगे हम ना सर, 1 से बड़ी अल्फा हो ही नहीं सकती, तो जो दूसरी होगी वो यूज कर लेना। हाँ बिल्कुल आयुष सही कह रहे हो, ये लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं तो अपने आप हेलमेट चढ़ जाता। बिल्कुल सही बात। कैरिमिनाटी ऑल क्लियर, अरे वाह। एक्स प्लस सी अल्फा इंटू क्या लिखा है, एक्स प्लस सी अल्फा इंटू एक्स, एक्स प्लस सी अल्फा इंटू एक्स। ये तो एसिड्स के, ये तो टोटल H प्लस हो गए, एसिड वाले प्लस पानी वाले, और पानी वाले जितने H होते हैं उतने OH भी होते हैं, तो H इंटू OH का मल्टीप्लीकेशन। अरे जैसे कल किया था वही तो कर रहे हैं, इस बार एसिड से आने वाले C की जगह सी अल्फा है, बस इतना ही तो फर्क है। कल हमने इक्वेशन बनाई थी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, आज बनाई एक्स प्लस सी अल्फा इंटू एक्स, यही तो किया है। तुम कहोगे सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, IIT में सवाल दे चुका है, इतनी मेहनत करवा चुका है तुमसे, पूरी मेहनत करवा चुका है, सोचिए। अब तुम कहोगे सर अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो अब भाई ये तो तुम्ही को पता होगा, तुम सब ज्यादा पढ़े लिखे हो है ना, तुम्हें ज्यादा पता रहता है। हमें तो ये समझ में आता है कि भाई वो क्या पूछने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन जितनी बातें हम कर सकते हैं वो सारी बातें कर लेंगे, जो उसको पूछनी होगी वो कर लेगा। अगर हमें आती होगी तो जवाब देंगे, नहीं आती होगी तो छोड़ देंगे, इतनी सी बात आती। तो हमें जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब कभी वीक एसिड का सवाल आए तो गलती ना हो उसके लिए ये काम करना सबसे पहले। ये काम करते ही आप या 99% सवालों में तो आप मस्त हो जाएंगे कि अरे वाह मजा आ गया। लेकिन 1% सवाल जो जेई का एडवांस लेवल पूछ सकता है, उसमें 1% सवालों में ये बदतमीजी चलेगी जिसमें आपको पूरा ड्रामा करना पड़ेगा। और पूरा ड्रामा का मतलब समझ रहे हो, तुम्हें दो दो बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ सकती है, एक अल्फा के लिए और एक इस एक्स के लिए, दो दो बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ सकती है। समझ में आ गया? अच्छा अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं।
फाइंड आउट द पीएच 10⁻⁻6 मोलर एसिटिक एसिड के 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये सवाल आ गया, या आईटी में पूछा गया सवाल, या आईटी में पूछा गया सवाल। राहुल फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट केस में कोई पानी आने के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे माइनस लॉग अंडर रूट केस ही। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो पानी वाली झंझट आती है, ये तब आती है जब अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होता, तब गड़बड़ आती है। अब वो क्या कह रहा है कि बताइए, अब सोचो जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, कम समझदार, समझो जिसने ज्यादा घर में सोचा नहीं, वो इस सवाल को कैसे करेगा? वो कहेगा देखिए ऐसा सर मैंने किताब पढ़ी है और उस किताब में साफ लिखा है कि वीक एसिड की पीएच माइनस लॉग अंडर रूट के इंटू सी से निकाली जाती है। निकाल देगा वो, आप चेक कर लीजिए, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। वो सीधे सीधे ये सवाल निकालेगा, वो कहेगा जो पीएच होती है वो सर माइनस लॉग अंडर रूट के इंटू सी से निकाली जाती है। मैंने कहा चलिए रख दीजिए, तो उसने माइनस लॉग अंडर रूट के की वैल्यू रखी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 और सी की वैल्यू रखी 10⁻⁻6। मैं पता नहीं तुम कितनी गणित जानते हो, लेकिन तुम अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो तुम ये समझ रहे होगे कि यह आंसर सॉल्व करके लेस देन 6 आएगा। थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो तुम इस चीज को जवाब दे सकते हो कि सर ये आंसर 5.4 के आसपास, हम ये नहीं कहते क्या आएगा, लेकिन इतना देख के लग रहा है कि दिस शुड बी लेस देन 6, ये कंफर्म। तुम अपने आप करके देखो इस बात, सर ये लेस देन 6 आएगा, और अगर ये लेस देन 6 आएगा तो वो समझदार बच्चा जो थोड़ा सा कम पढ़ के गया है, वो इसको देखते ही क्या कहेगा, अरे गलत हो गया लग रहा है। हमने कहा भाई तुम्हें आंसर देख के कैसे पता चल गया कि गलत हो गया? आंसर तो सही निकाला है, सब कुछ सही है, तो गलत कैसे पता चल रहा है? कह रहा है यार 10⁻⁻6 का आंसर 6 से कम। मैंने कहा मतलब, कह रहा है अगर तुमने 10⁻⁻6 मोलर HCl भी ले लिया होता, स्ट्रॉन्ग एसिड, उस तक की पीएच 6 आती। ये तो वीक एसिड है, इसकी पीएच HCl से भी कम आ रही, जबकि वीक एसिड की पीएच HCl से ज्यादा आनी चाहिए, बिकॉज वीक एसिड्स के H+ कॉन्सेंट्रेशन कम और पीएच ज्यादा होती। इसके आंसर को देख के वो समझ जाएगा कि भाई मुझसे गलती हो रही, मैंने गलत कर दिया यार, मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि मैं 6 आंसर से 6 से कम आंसर निकाल रहा हूं। यानी द पीएच ऑफ 10⁻⁻6 मोलर इज 5 पॉइंट समथिंग एंड 10⁻⁻6 मोलर ऑफ HCl द आंसर इज 6, तो दैट मींस एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। ऐसा होता ही नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वीक एसिड की पीएच किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से कम आ रही हो? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि वीक एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से कम आ जाए? जल्दी से बताओ, क्या यह पॉसिबल है कभी कि वीक एसिड की जो पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से कम आ रही, यानी वीक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड? ऐसा कभी हो सकता? सोचो, क्या ऐसा कभी हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, तुम लोग बहुत बड़े लल्लू हो। अरे हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन आल्सो ना। गजब लल्लू आदमी हो यार। एक वीक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड कम टूटता, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा टूटता। लेकिन अगर वीक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा ली जाए और वो कम टूटने के बाद भी अपने H+ ज्यादा बना दे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना पा रहा है, तो पीएच कम नहीं हो जाएगी? गजब लल्लू आदमी हो यार एकदम। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, उस केस में वीक एसिड की पीएच हमेशा ज्यादा आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड से, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने से वीक एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कम आ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन आल्सो। तुम लोग समझते ही नहीं हो यार चीजों को, बेकार समझते नहीं हो बात को। मैं ये कह रहा हूं कि दो सॉल्यूशंस हैं, एक वीक और स्ट्रॉन्ग। आपके आईटी के पेपर में सवाल आ गया, एक वीक एसिड का सॉल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है। आप बताइए क्या ये पॉसिबल है कि वीक एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से कम आए? ज्यादातर बच्चे लिख के आते हैं सर ये पॉसिबल ही नहीं है, वीक एसिड तो वीक होता है, उसकी पीएच तो ज्यादा आनी चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हो सकता है वीक एसिड कम टूटता हो, वो कम H+ बनाता हो, लेकिन अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला आदमी कम टूट कर भी हो सकता है ज्यादा H+ बना दे उस स्ट्रॉन्ग एसिड से, जो कम पूरा टूट कर भी उतने H+ नहीं बना पा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। सब लोग समझ पा रहे हैं ना?
हाँ निखिल, मैंने ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए सर, निखिल कह रहा है सर आपको पहले बताना चाहिए था कि कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम्हें इस बात को सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। आईआईटी वाला इसी तरह के सवालों में खेलता कूदता रहता है कि मेंस लेवल पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव बना देगा, दो बर्तन के डायग्राम बना देगा, कहेगा एक बर्तन में वीक एसिड है, एक बर्तन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन की बात ही नहीं करेगा। और वो आपसे पूछेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि वीक एसिड की पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच से कम आए। ज्यादातर बच्चे क्या लिख के आएंगे, सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीक एसिड तो वीक होता है, उसकी पीएच तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा ही आनी चाहिए क्योंकि H प्लस कम होते हैं। लेकिन सही आंसर क्या होगा, अभी देखकर कुछ नहीं बता सकते। जब तक आप इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस का खुलासा नहीं करते तब तक मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिमाग यह कहता है कि वीक एसिड भले ही कम टूटता हो, लेकिन अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा कम टूट कर भी ज्यादा H प्लस बना सकता है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ पाए सब लोग इस बात को? सब लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग इस बात को समझ पाए? यानी कहने का मतलब बहुत सीधा है कि जब आप पीएच कैलकुलेट करेंगे तो पीएच कैलकुलेट करते वक्त जैसे ही आपका आंसर, अब यहां मैं कैसे प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां मैं ये कह रहा हूं कि आप 10⁻⁻6 है, अगर आप 10⁻⁻6 HCl होते, नाउ द कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम, एसिटिक एसिड -6, HCl इज आल्सो -6, तो ये तो कंफर्म है कि HCl की पीएच कम आएगी और एसिड की ज्यादा आएगी। ये तो क्लियर है एकदम, क्योंकि अब तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लिए। लेकिन उस HCl की 6 आती तो इसकी कम से कम 6 से ज्यादा आनी चाहिए ना। आंसर 6 से कम आ रहा है, इसका मतलब है ये सब गलत कर दिया आपने, सब गलत। और गलती क्या है सर, आपने तो फॉर्मूला बताया था, गलत कैसे हो सकता है? गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि आप कोने में नहीं गए। आप पहले कोने में चले जाते तो आपको समझ में आ जाता। आपको कोने में जाना चाहिए था पहले। यानी इस सवाल में आप ये अजम्पशन नहीं ले सकते कि अल्फा 1 से छोटा है, 0.1 से काफी छोटा है, तो आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया और ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। आप ये अजम्पशन नहीं ले सकते। इसलिए करना क्या चाहिए था आपको, शुरू में इतना मेहनत करने के बाद आप आंसर निकाल रहे हैं कि अरे गलत हो गया, आप पहले ही चेक कर लेते, आपको पता चल जाता कि ये करना ही नहीं है मुझे। यानी आप सबसे पहले ही कोने में चले जाते तो आपको समझ में आ जाता। आप अल्फा को चेक करके देखिए, √k/c की वैल्यू निकालते हैं, 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, दिस इज √18। अल्फा की वैल्यू √18 आ रही है, बताइए हद हो गई। अल्फा √18, 4 पॉइंट समथिंग, हो ही नहीं सकता सर, अल्फा 1 से बड़ा होता ही नहीं, क्या बकवास है ये। इसको देखते ही समझ में आ गया सब गड़बड़। ये सब फॉर्मूला वॉर्मूला सब गया भाड़ में। आपको प्रॉपर तरीके से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। और प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका है C⁴² अपॉन 1 - अल्फा इज इक्वल टू k। ये है प्रॉपर तरीका। अब आप प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक बनाइए और सॉल्व करिए। कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक? k की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁵, c की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁶, C⁴² अपॉन 1 - अल्फा। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे अल्फा सॉल्व होगा और वो सॉल्व करके 0.95 आएगा। अल्फा की वैल्यू 0.95 आएगी आप जब इसको सॉल्व करेंगे। सोचिए, जिस आदमी को आप 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे थे और तब यह आंसर लिख रहे थे, वो खुद 1 है। कैसे गलत, कैसे सही होगा? गलत तो आना ही था, कैसे नेग्लेक्ट कर दिया आपने इसको? यानी ये नेग्लेक्ट नहीं होगा, और अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.95 आएगी। और अगर अल्फा 0.95 आता है तो जो सी अल्फा निकल के आएगा वो क्या आएगा? अब सी अल्फा निकालते हैं सर, सी अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी अल्फा आएगा 10⁻⁻6 इंटू 0.95, ये सी अल्फा आ गया। और ये आपके H प्लस है, कौन से सर? एसिड से आने वाले। अब बताइए, एसिड से आने वाले H प्लस क्या 10⁻⁻6 से कम है? हाँ सर, ये 10⁻⁻6 से कम। और अगर ये 10⁻⁻6 से कम है तो पानी फिर बोलेगा। और अब आपको पानी की बात भी सुननी पड़ेगी। और पानी क्या बोलेगा कि x प्लस सी अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14, जिसमें सी अल्फा की वैल्यू आपने पहले ही लिख रखी है 10⁻⁻6 इंटू 0.95 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻14। पंडित को बुलाकर x सॉल्व करेंगे और तब जाके आंसर लिखेंगे -log x प्लस सी अल्फा, और ये x उठा के यहां पुट कर दें। ये जेई में पूछा गया सवाल। तुम ये नहीं कह सकते सर ये आ नहीं सकता, ये आया हुआ सवाल तुम्हारे सामने। अनुज कह रहा है फिजिक्स तो बेकार में ही बदनाम है, असली मैथ्स तो केमिस्ट्री में लगती। आप बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, फिजिक्स का तो मुझे आइडिया नहीं ज्यादा, लेकिन मैथ्स तो केमिस्ट्री में लगती।
ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये छोटी मोटी मैथ्स तो लगती है, क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करना जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे सामने ये सवाल आए तो मैं सबसे पहले कोने में जाऊंगा, कोने में जाते ही मुझे एक चीज समझ में आ जाएगी, मुझे ये सवाल करना है या नहीं करना है, मैं यही डिसाइड करूंगा, गलत नहीं करूंगा, ये मुझे समझ में आता। मैं बेकार में निगेटिव मार्किंग लेके नहीं आऊंगा, मैं समझ गया कि भाई ये मेरे पास अगर टाइम है तो मैं करूंगा, टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, मैं गलत करके नहीं आऊंगा। मैंने इसलिए तुम्हें ये बता दिया कि आप जब सवाल करें तो आप इस बात का ध्यान रखिए, 1 सेकंड लगेगा ये चेक करने के लिए कि आपको बेईमानी करनी है या नहीं करनी। और उसके लिए कोने में 1 सेकंड के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप अल्फा सॉल्व करके देखिए, एक आइडिया तो लग जाएगा ना कि ये 0.1 से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बस आइडिया लग जाएगा। आइडिया लगते आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर टाइम है तो गंदा मेथड लगाओ और टाइम नहीं है तो मस्त हो जाओ। और ज्यादातर सवाल में 99% सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप इस फॉर्मूले से काम चला लेंगे। लेकिन फिर भी जेई का कोई भरोसा नहीं है, वो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा दे दे जिससे आपका टाइम फंस जाए या आप गलत कराएं। तो आप याद रखिएगा, -log√KAC वाला फॉर्मूला वीक एसिड्स की पीएच कैलकुलेशन में सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम आ रही। अगर अल्फा 0.1 या उससे बड़ा या एब्सर्ड आता है तो आपको पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालना पड़ेगा और उस अल्फा के बाद सी अल्फा निकालना पड़ेगा। सी अल्फा को चेक करना पड़ेगा कि वो 10⁻⁻6 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको फिर से क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। दीप प्रसाद कह रहे हैं कि सर आप अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहे हैं। कौन सा अब्यूजिव वर्ड यूज कर दिया दीप प्रसाद? सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि तुम बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो जिसका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये एडवांस में आया हुआ सवाल, मुझे लगता है शायद सब्जेक्टिव सवाल था, जब पहले पूछे जाते थे तो शायद ये सब्जेक्टिव सवाल आया था। और ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब समझ लो, ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक पंडित को बुलाना इतना तुम सब कर सकते हो। लेकिन अब पूछा तो गया, तो हमें हमारे एग्जाम में हो सकता है इतना लंबा सवाल लाए, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आता है कि इस सवाल में सब कुछ है। सब कुछ मतलब बेईमानी भी नहीं करनी है, पानी की भी बात सुननी है। इससे ज्यादा बड़ा सवाल वीक एसिड की पीएच कैलकुलेशन में क्या बन सकता है? सारी चीजें आ गई इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको हर सवाल का आंसर यहां से मिल जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना। लेकिन आप एक बार करने से पहले चेक जरूर कर लीजिए। समझ में आ गया? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो वीक एसिड्स की पीएच का सवाल हो गया कि भाई जिसमें वीक एसिड दे रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, आप फटाफट कोने में गए, आपने अल्फा चेक किया, आपको समझ में आ गया करना है या नहीं करना है। वक्त हुआ तो करना है, वक्त नहीं है, हो सकता है जुगाड़ लग जाए सीधा सीधा, तब तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो आप बिल्कुल क्लियर है कि भाई ऐसा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा आएगा, अल्फा के बाद सी अल्फा आएगा, सी अल्फा मेरे H+ होंगे जो वीक एसिड देता है। अगर पानी की सुननी है तो सुनूंगा, नहीं सुननी तो आंसर लिख दूंगा। इतनी बात मुझे समझ में आती है। ऐसा भी हो सकता था ये जो सी अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये जो सी अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये सी अल्फा पानी की सुनने लायक ना होती। हो सकता है ये सी अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी होती। तो अगर ये 10⁻⁻6 से बड़ी होती तो उस केस में पानी चुप रहता, बात खत्म हो गई, पानी को हटा देते। लेकिन अब क्योंकि यहां है तो पानी की सुननी पड़ेगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा सर इस वीक एसिड के बारे में थोड़ी सी और एक बात बता दीजिए। अगर मैं एक ऐसा वीक एसिड ले लेता जो 1 से ज्यादा H+ देता, यानी पॉलीप्रोटिक होता, अगर लाइक जैसे डाइप्रोटिक वीक एसिड। अगर डाइप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, और डाइप्रोटिक वीक एसिड होगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम अब एक एक करके केस बना लेते हैं, और केस बनाते हैं। ये मेरा सेकंड केस था वीक एसिड का, अब मैं थर्ड केस सीधा सा बनाता हूं। थर्ड केस बनाते हैं। थर्ड केस है पीएच कैलकुलेशंस ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर की पीएच निकाल। ये तीसरा केस, यानी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड अकेला ले लिया, फिर वीक एसिड अकेला ले लिया। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर ले लूंगा, फिर वीक एसिड्स के मिक्सचर ले लूंगा, फिर पॉलीप्रोटिक मिक्सचर ले लूंगा। ऐसे करके ड्रामेबाजी करके मैं ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा। ठीक, और अगर तुम सारी चीजों को समझते गए तो तुम्हें एक तरह से
सारे सवाल ही तुम्हें समझ में आने लगेंगे। लेकिन उन बच्चों को जिनको इनमें दिक्कत नहीं होती कि सर मोलारिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स कैसे निकालेंगे, सर वॉल्यूम को डिवाइड कैसे करेंगे, सर कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है, मिलीमोल किसे कहते हैं, अगर उनको ये चीजें क्लियर है तो फिर अब दिक्कत नहीं। लेकिन जो इन्हीं में झूलता रहेगा कि सर आप क्या कर देते हैं, सर ये 0.4 कहां से आया, ये 0.1 कहां से आया, तो वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए उनको पहले मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हाँ अश्वनी, एक्स निकालते निकालते तो दही बन जाएगी, बात तो तुम्हारी सही है। S3PO2 इज नॉट अ डाइप्रोटिक एसिड। कई बार बता चुका हूं, S3PO2 इज अ मोनोबेसिक एसिड। वो सिर्फ एक H+ रिलीज करता है, उसे मोनोप्रोटिक एसिड माना जाता है। ये बार बार क्यों पूछते हो? ठीक, मैं अभी डाइप्रोटिक की बात करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ जरा। ठीक, तो अभी हम तीसरे केस पे आते हैं। द थर्ड केस इज मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब देखो, देखते हैं तुम्हें क्या, अब तक तुम्हें क्या समझ में आया। ठीक, ये बर्तन है, इस बर्तन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ये है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ये। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2। तुम मुझे एक बार में, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तुम मुझे क्या एक बार में ये बता सकते हो कि इस पूरे मिक्सचर की पीएच कैसे निकलेगी? एक बार में पूरी बात सही से। एक बार में पूरी बात सोच के देखना जरा, मैं बताता हूं। सर पहली बात, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हाँ सर, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो ये पूरे के पूरे डिसोसिएट कर जाएंगे। यहां से भी H+ आएगा और सर ये भी 100% डिसोसिएट कर जाएगा, यहां से भी H+ आएगा। इसमें भी कोई शक नहीं है। सर अगर ये C1 है तो यहां से जो H+ आएगा वो C1 निकल के आएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सर ये अगर C2 है तो यहां से जो H+ निकल के आएगा, वो जो H+ की वैल्यू निकल के आएगी, वो H+ की वैल्यू C2 निकल के आएगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब क्या करें? पूरा आंसर लिख रहा हूं मैं, समझना जरा, पूरा आंसर एक बार में, पूरी बात ये है, पीएच की वैल्यू -log C1 प्लस C2 आई, टोटल H+, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कंसंट्रेशन से ना सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब C1 प्लस C2 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मोलर। नहीं तो जो आंसर आएगा वो आएगा -log C1 प्लस C2 प्लस X, और ऐसा तब होगा जब C1 प्लस C2 की वैल्यू 10⁻⁻⁶ मोलर होगी। और X कैसे निकालेंगे? सर X निकालने के लिए X प्लस C1 प्लस C2 इंटू X इज इक्वल टू 10⁻⁻14। पंडित को बुलाकर X सॉल्व कर लेंगे, यहां पुट कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अपने आप समझना भाई, सब बच्चों को यह बात समझ में आनी चाहिए, जिन्होंने अब तक ध्यान से सुना है वो ये समझ रहे होंगे कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। अगर C1 प्लस C2 -6 से बड़ा है, बात खत्म हो गई, फिर तो पानी कैसी की तैसी। लेकिन अगर वो पानी से छोटा आ गया, -6 से छोटा आ गया, तो आपको पानी की बात सुननी पड़ेगी, और पानी की सुनने के लिए पानी के X भी ऐड करने पड़ेंगे, और वो X इस कॉमन आयन इफेक्ट से लगाए जाएंगे। X प्लस C1 प्लस C2 इंटू X इज इक्वल टू -14। समझो। अब इसमें कुछ बच्चे ये कहते हैं, मैं भी यही सोचता हूं, तुम सोचो इस पूरे खेल में क्या चीज बहुत कॉमन सी लगती? इस पूरे खेल में एक चीज समझ में आती, सर एक आदमी बहुत बुरी तरह से डर रहा है, सहमा हुआ बैठा, एंड दैट इज पानी। समझो, सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं कर रहा। लेकिन सर ऐसा लगता है पानी बेचारा कितना घबरा रहा होगा जब वो देखेगा, अरे बाप रे, एक एसिड आया स्ट्रॉन्ग, दूसरा आया वो भी स्ट्रॉन्ग। वो सोचिए वो पानी उससे कितना डर जाएगा कि यार इस बार दो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी ऐसा लगता है जैसे पानी की बात कभी सुनी नहीं जाएगी। हाँ, लॉजिक तो यही लगता है कि इन प्रेजेंस ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर का डिसोसिएशन बर्बाद हो जाएगा और पानी की बात कभी नहीं सुनी जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट। लेकिन पानी क्या बोलेगा कि मुझे डर आपके नाम से नहीं लगता, आप स्ट्रांग है कि वीक, मुझे इससे डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि आप जो कंसंट्रेशन मेरे सर पे मारते हैं, मुझे उससे डर लगता है। अगर वो कंसंट्रेशन इतनी हुई जो मुझे डरा सकती है तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन इतनी नहीं हुई, चाहे आप जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, 10 स्ट्रॉन्ग एसिड ले आइए, लेकिन अगर सारे स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H+ की कंसंट्रेशन -6 से कम रह गई,
तो मैं आपके नामों से नहीं डरता कि मेरे ऊपर 10 स्ट्रॉन्ग एसिड्स ने हमला किया है। मैं सिर्फ ये देखूंगा वो 10 स्ट्रॉन्ग एसिड कितने H+ लेके आते हैं। अगर वो 10⁻⁻⁶ से कम लेके आते हैं तो मुझे घबराहट नहीं होती, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अकल ये कहती है कि भाई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो कि पानी बेचारा डर जाए, लेकिन जरूरी नहीं। इसलिए कभी यह ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाए कि क्या 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर हमें दे दिया जाए तो क्या पानी की बात कभी भी सुनी जाएगी? आंसर लिखेंगे बिल्कुल सुनी जा सकती है। अगर उन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर से आने वाले H+ 10⁻⁻⁶ मोलर से कम हुए तो पानी चौड़ा होकर बोलेगा और कहेगा मेरी बात सुनो, तमीज से सुनो, क्वाड्रेटिक कॉमन आयनिक इफेक्ट लगा के सुनो, और उसके बाद मुझको भी कंसीडर करो पीएच कैलकुलेशन। अब्दुल कह रहा है नाम से डर नहीं लगता साहब, कंसंट्रेशन से डर लगता है। अबे तुम लोग बहुत फिल्मी आदमी हो यार, समझो बात। ये मैंने पूरी बात लिखी है, यहां पर कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सीधी बात लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आंसर यहीं से आएगा। मुझे ऐसा लगता है पानी की शायद कभी ना सुननी पड़े, लेकिन मैं एक चीज के लिए क्लियर हूं कि पानी की सुननी पड़ सकती है। अगर ये वैल्यू 10⁻⁻⁶ से कम आ गई, ये सुननी पड़ सकती है। हाँ, यही मोहम्मद साहिल, यही मैं कह रहा हूं कि अब तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका दिल दहल जाएगा। लेकिन उसका दिल उनके नामों से थोड़ी ना दहलता है। वो तो ये देखता है अच्छा तुम स्ट्रॉन्ग एसिड, अबे तुम्हारे तो H+ बहुत कम है, तुम्हारे भी बहुत कम है, अब मैं नहीं डरता। यानी उसको डर उनके नाम से नहीं, उनसे आने वाले H+ से लगता है। कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगा रहा है? एसिड नहीं लगा रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट एसिड से आने वाला H+ लगा रहा है। तो अगर H+ ज्यादा हुए तो वो पीछे भाग जाएगा, अगर H+ कम आ रहे हैं तो चाहे जितने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, वो यही कहेगा तुम बेकार हो, तुमसे डर नहीं लगता। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, उम्मीद तो यही है कि ये वैलिड होगा, क्योंकि एसिड से आने वाले कम से कम शायद इतने तो दिए ही जाएंगे कि ये चुप रहे, पानी चुप रहे। लेकिन फिर भी अगर वो इतने कम दिए गए कि पानी बोल सकता, तो पानी बोलेगा और आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर ये एक्स की वैल्यू ऊपर पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सीधा आंसर मिलेगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है और इसके ऊपर एक छोटी ऑब्जेक्टिव बनाई जा सकती है कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर के केस में वाटर को कभी कंसीडर नहीं करते, ट्रू और फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इन केस ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे 2 छोड़िए, इन केस ऑफ 100 strong acid mixture, water बोल सकता if the concentrations of H+ coming from all the strong acid is less than 10⁻⁻⁶, पानी बोलेगा, आपको उसकी सुननी पड़ेगी। कुछ समझे मेरी बात को? जैसे मैं एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता हूं तुमसे, फटाफट बता दो। फाइंड आउट द फाइनल पीएच। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक की कॉन्सेंट्रेशन -3 -4, दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स किया गया है। पानी की सुननी है नहीं सुननी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। फाइनल आंसर आपको पीएच का कैलकुलेट करना है। हाँ क्षितिज, ये सब कुछ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। सदफ 7, आकाश 7, कैसे निकाला? अच्छा, ओरे बाप रे, 10⁻³ और -4 को ऐड कर दिया तो 10⁻⁷ आ गया। अबे तुम लोग गजब लल्लू हो बे,
10⁻³ प्लस 10⁻⁴ इज 10⁻⁷। माय गॉड, हद हो गई यार, हद जिसे कहते हैं, माय गॉड। ये तो अलग ही गणित है यार। मतलब पंडित भी आए, जब तुम पंडित को बुलाओगे वो भी तुम्हारे पैरों में बैठ जाएगा, भाई ऐसा हमें क्यों बुलाया, आपकी गणित तो हमसे भी बहुत जबरदस्त 4 कदम ऊपर है, आप हम ही को सिखा दीजिए। अरे 10⁻, अरे यार माय गॉड। मतलब मैं ऐसे अलग से बता रहा हूं कि मतलब ऐसा होता नहीं। 10⁻³ प्लस 10⁻⁴, बच्चों ने लिखा है इसको 10⁻⁷। कमाल है। IIT कानपुर CS। अरे यार ऐसे थोड़ी ना ऐड करते हैं यार, ये तो जब दोनों आपस में गुणा होंगे तब -7 आएगा। ये ऐसे थोड़ी ना तुम पावर वावर को ऐसे प्लस में जोड़ देते हो, बताइए हद हो गई। तो ये तो गलत है भाई, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल जो करना है वो ये करना है। कैसे ऐड करना है हमें? अब मुझे ये बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुमने क्या सोच के निकाला है। मैंने ये सवाल जो सोच के दिया है वो ये सोच के दिया है। मतलब मैं इस तरह की बातें भी तुमको बताना चाह रहा हूं, मतलब सोचिए कि ये सब चीजें आपको खुद सोचनी। इस सवाल में क्या आपको ये दे रखा है कि पहला आदमी की कॉन्सेंट्रेशन ये दिस इज C1, ये C1 दे रखा और ये C2 दे रखा। एक C1 एक C2। मैंने ये सवाल जानबूझ के तुम्हें दिया था। मैं तुमसे खैर ये तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि तुम ऐसा भी कुछ गुल खिलाओगे। मैं तुमको सिर्फ ये सवाल इसलिए ये सोच के दे रहा था कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन C1 हो और एक की कॉन्सेंट्रेशन C2 हो, और जब दोनों को मिलाएंगे तो जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो C1 + C2/2 निकाली जाएगी। मुझे पता था तुम ये गलती जरूर करोगे, इसलिए तुम्हें मैंने जानबूझ के सवाल दिया है। अब जिन लोगों ने ये नहीं किया है ऐसा, वो इस बात का ध्यान रखें कि जब दो लोगों को मिलाया जाता है, अरे यार ये तो मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़ा यार, इक्वल वॉल्यूम मिलाओगे तो मिलने के बाद वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन दोनों लोगों की आधी हो जाएंगी। यानी C1 वाला आदमी जब यहां आएगा तो वो C1/2 बन जाएगा, और जब C2 वाला यहां आएगा तो वो C2/2 बन जाएगा। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज C1 + C2/2। यहां से आंसर निकाला जाएगा। तुम में से ज्यादातर लोगों ने C1 + C2 से आंसर निकाला है, वो खैर ये तो अलग ही टाइप के लोग हैं, इनको तो अलग ही कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने C1 + C2 से आंसर निकाला, जबकि आंसर C1 + C2/2 से निकालना चाहिए। शाबाश सत्विक। कुछ बच्चों ने किया भी होगा, मुझे पता है, ये कोई कमाल की बात थोड़ी ना, आज पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं ये वाली बातें। जब इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है, V/2 या V और V मिलकर 2V हो जाता, और 2V होते ही कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है। तो जो आदमी अकेले C1 था वो यहां इस बर्तन में C1/2 बन जाएगा, और जो यहां C2 था वो C2/2 बन जाएगा। सो द टोटल कॉन्सेंट्रेशन विल बी C1 + C2/2। सर ये हरकत आपने पहले क्यों नहीं की थी? जब आपने यही वाला सवाल पहले कराया था C1 C2 को लेकर, तब आपने ये हरकत क्यों नहीं की थी? क्यों करूंगा, जब एक बर्तन में C1 C2 दे रखा है तो मिला थोड़ी ना रहा हूं, ये तो मिली हुई कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 है, इसको थोड़ी ना चेंज करेंगे। मेरी बात समझते भी हो कि नहीं? मैं उन बातों में टाइम बर्बाद कर रहा हूं जो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखी। जब आप बर्तन के अंदर ही C1 C2 हैं तो मुझे नया क्या करना, लेकिन जब आप मिलाए जाएंगे तो मुझे यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे नई कॉन्सेंट्रेशन H+ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस H+ की नई कॉन्सेंट्रेशन से pH कैलकुलेट की जाएगी। कुछ समझ भी पा रहे हो? यानी जनरल तरीका क्या है? जनरल तरीका ये कि अगर इसका वॉल्यूम V1 लिया जाए, इसका वॉल्यूम V2 लिया जाए, तो इसका नया वॉल्यूम V1 + V2 बनेगा। सो द न्यू H+ कॉन्सेंट्रेशन विल बी गिवन बाय C1V1 + C2V2 अपॉन V1 + V2। दिस विल बी द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड दिस विल decide the pH. If this value is less than -6, पानी बोलेगा, and if this value is more than -6 or equal to -6, पानी चुप रहेगा।
अब इस सवाल में दोनों वॉल्यूम इक्वल हैं, तो V1 V2 सब बराबर होगा, तो ये C1 प्लस C2/2 आ जाएगा। तो आप C1 प्लस C2/2 से आंसर निकाल लीजिएगा। पानी का तो मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं बनता, तो C1 प्लस C2/2 विल बी द फाइनल आंसर। 1 सेकंड में आंसर आ जाए। हाँ उज्जवल, ये चैप्टर इजी है बेटा, लेकिन अब इजी तभी तो है ना कि कम से कम उन बातों में हम ना उलझे रहें कि सर ये क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कहां से आ गया, सर कंसंट्रेशन आप कैसे निकाल लेते हैं। इन चीजों में उलझे रहोगे तो सवाल तो चैप्टर मुश्किल है। अदरवाइज अगर आप इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको ये बताना है मुझे कि भाई ये बताइए, पहले टॉपिक के अंदर मुझे ये बताना है कि आप जब डब्बे के अंदर चीजों को मिलाते हैं तो उस डब्बे में आग आप झांकिए और उस डब्बे से पूछ लीजिए कि भाई ये बताइए आपके पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बस खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप यही सोचते रह जाए, भाई बर्तन थोड़ा बोलेगा कितनी है, लेकिन आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको मोलारिटी, वॉल्यूम, मिक्सिंग, इन सब चीजों का अगर आइडिया ही नहीं है तो ये चैप्टर फिर टफ हो गया, क्योंकि कई बच्चों तो अभी इसी में दिमाग लगाते रह जाएंगे कि सर ये क्या बला है, सर ये क्या ड्रामा किया आपने, इससे पहले तो नहीं किया था। इससे पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि डब्बे के अंदर दोनों लोग मिले हुए थे, अब दो लोगों को मिलाया जा रहा है, जब मिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो आपको रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन H+ की निकालकर पीएच कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पानी की सुननी है नहीं सुननी है वो बाद में डिसाइड करेंगे। पानी नहीं आएगा मानी, पानी कैसे आएगा बेटा, आप 10⁻⁻7 अच्छा पानी तो आएगा ना, तुम्हारा तो -7 आ रहा होगा तो पानी तो आएगा। अरे भाई -7 नहीं आएगा यार, हम कैसे समझाएं, हमारे पास चाकू होता तो चाकू मार देते तुम्हारे। 10⁻³ और -4 को जोड़ने से -7 नहीं आता है भाई। कौन सा इक्विलिब्रियम अरशद, कौन सा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हो? क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम बनाते हैं? आर दे स्ट्रॉन्ग एसिड्स? यस दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं? ना, ये दोनों पानी को दबा देंगे, पानी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो तो पहले ही कम था और वो और पीछे चला जाएगा, तो इसलिए पानी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। लॉग की वैल्यू सवाल में दी जाएंगी, ये आपका मुद्दा है। ये सवाल अच्छा है। एक पहला सवाल एक बच्चे ने कहा है कि सर सब सही समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा उल्टा सीधा लॉग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर उल्टा सीधा लॉग आ गया तो आपको सवाल में उस लॉग की वैल्यू दी जाएगी, खत्म हो गई बात। वो टेंशन नहीं लो यार, वो सब करेगा, वो अपनी तरफ से सब करेगा, तुम ये मत करना बस। वो अपनी तरफ से सब करके आएगा, तुम ये गुल मत खिलाना बस। समझ में आ गया सबको? ये बात समझ में आ गई? यानी जब आप मिक्सचर लेते हैं दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का तो आप आंसर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में आप दो लोगों को मिलाने जा रहे हैं, मिलाने के टाइम पर बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो अब आप दो लोगों को मिलाएं तो पीएच कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। एक डाइप्रोटिक वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहली बात आती है कि सर डाइप्रोटिक का मतलब क्या होता है? डाइप्रोटिक का मतलब एक ऐसा एसिड जो दो प्रोटॉन देता हो, उसे डाइप्रोटिक बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वीक एसिड है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो पहले एक बार देगा, फिर दूसरी बार एक दूसरा H+ देगा। वीक एसिड है तो वो हल्का हल्का टूटता रहेगा। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास एक वीक डाइप्रोटिक एसिड है, जिसका एक एग्जांपल ऐसी तौर पे लिख लेते हैं, कुछ ऐसे हल्का सा H2A ऐसे ले लेते हैं, दिस इज अ वीक डाइप्रोटिक एसिड। समीर बनर्जी, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो ताकत है उसी को पीएच के नाम से दे दिया जाता है। फुल फॉर्म पूछेगा हमसे एग्जाम में। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, प्रोटिक मतलब जो आदमी दो प्रोटॉन देता है। देखिए यहां पर 2 H लिखे,
तो ये एक ऐसा वीक एसिड है जो 2 प्रोटॉन दे सकता, लेकिन वीक एसिड है इसलिए धीरे धीरे करके देगा, एक दे देगा फिर दूसरा दे देगा। तो मैं इसका जरा केस बनाता हूं। जब वीक डाइप्रोटिक एसिड होगा तो सबसे पहले वो अपना एक H+ रिलीज करेगा और Ha- में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही Ha- बनेगा वो Ha- फर्दर डिसोसिएट करेगा और फर्दर डिसोसिएट होकर आपको A2- बना देगा और एक और H+ रिलीज कर देगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम जो कि वीक एसिड डाइप्रोटिक शो करेगा। यानी H2A टूटेगा, पहले Ha- और H+ बनेगा, यानी फर्स्ट डिसोसिएशन होगा, फिर इसका सेकंड डिसोसिएशन होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, जो फर्स्ट डिसोसिएशन होगा वो सेकंड डिसोसिएशन से फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट डिसोसिएशन में एक H+ निकल रहा है, सेकेंड डिसोसिएशन में भी एक H+ निकल रहा है, लेकिन उस सिस्टम से निकल रहा है जिस पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज। अब जिस सिस्टम पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? वो H+ को जाने देगा ना सर, वो तो पकड़ के रखेगा। तो ऐसे में सेकेंड डिसोसिएशन कमजोर हो जाएगा और पहला डिसोसिएशन जल्दी होगा, रिलेटिवली जल्दी होगा। यानी ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कभी भी आप कोई पॉलीप्रोटिक एसिड लें, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स के केस में कैसे लिखें? इन पॉलीप्रोटिक वीक एसिड द सक्सेसिव dissociation constants पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स के केस में जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं वो लगातार कम होते जाते हैं, वो लगातार कम हो रहे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका K1 वैल्यू, आपका K2 वैल्यू और आपका K3 वैल्यू, ये आपका पहला डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सेकंड डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये थर्ड डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसमें कोई शक नहीं है K1 की वैल्यू K2 से और K2 की वैल्यू K3 से बड़ी होती है। और रीजन बहुत क्लियर है कि जब आप एक H निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, उसमें से H का निकलना मुश्किल हो जाता है। और मान लीजिए आपने एक और निकाल दिया तो अब आपके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, उसमें से H का निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स लगातार घटते चले जाएंगे अगर आप किसी पॉलीप्रोटिक वीक एसिड की बात करें। इसी तरह से यहां पर भी ये एक डाइप्रोटिक एसिड है, इसने एक H निकाला, H निकालते मेरे ऊपर माइनस आ गया, अब मेरा दूसरा डिसोसिएशन कमजोर पड़ जाएगा। यानी ये कंफर्म है कि अगर इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप K2 बोल रहे हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो K1 होगा वो K2 से काफी बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अब वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले ये बताइए कि अब करना क्या है। कह रहा मुझे इस बर्तन की पीएच बताइए, जहां पर ये डाइप्रोटिक एसिड टूट रहा है उस बर्तन की पीएच क्या है। तो मैंने कहा अजीब बेवकूफ आदमी दिखाई नहीं देता, ये आदमी एक H+ दे रहा है, ये आदमी भी H+ दे रहा है, तो जो टोटल H+ आएगा उससे पीएच निकाल लीजिएगा, सोचना क्या इसमें। तो मैंने कहा वो टोटल H+ कैसे निकल के आएगा वो बताइए। वो कह रहा है कुछ नहीं, ये C है, ये दोनों 0 0, फिर ये टूटेगा, दिस इज C1 - α1, दिस इज माई फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1। अब ध्यान देना, क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? सोचो जरा, क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? हां सर, ये देखिए Ha- और Ha- कॉमन है, H+ और H+ कॉमन है, सर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। और क्या बताया गया था? जो ऊपर लिखो वो नीचे कर दो, जो नीचे लिखो वो ऊपर कर दो। याद है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में? अब देखिए आप, दिस इज C1 - α1, दिस इज C α1 एंड दिस इज C α1। अब जैसे ही तुमने ऊपर C α1 लिखा, नीचे वाले H+ के नीचे अपने आप C α1 आ गया, अपने आप, टैं टैं टैं, बिकॉज दे बोथ आर कॉमन। अच्छा, जैसे यहां C α1 लिखा, Ha के नीचे अपने आप C α1 आ गया। ये तो पहला इक्विलिब्रियम हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट α2 ले लेते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज α2। तो ऐसे में A2 कितना बनेगा? A2 बनेगा C α1 α2, और ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा C α1 α2 और बन जाएगा। और जैसे ही नीचे C α1 α+ ऐड किया, ऊपर भी अपने आप C α1 α2 ऐड हो जाएगा, और यहां पर अपने आप 1 - α2 आ जाएगा। एंड दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझो बात, लास्ट में एक बार चेक कर लो, जो आदमी कॉमन है उसके नीचे कॉमन चीज लिखी है कि नहीं लिखी। यानी ऊपर C α1 लिखते ही नीचे आ गया, और नीचे 1 - α2 माइनस करते ही ऊपर आ गया। ऊपर C α1 लिखते ही नीचे आ गया, और नीचे C α1 α2 ऐड करते ही ऊपर भी ऐड हो गया। अब जो कॉमन है वो कॉमन दिखाई देता है। नाउ दिस आर टू इक्विलिब्रियम्स,
सवाल में K1 दिया होगा, सवाल में K2 गिवन होगा और आपके पास सिर्फ दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन है, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। आप अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर लीजिएगा, आपको टोटल H प्लस की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, और ये टोटल H प्लस ही आपको पीएच प्रोवाइड करे। ये है सीधी बात, लेकिन बेईमानी अलग। ये सीधी बात करना है, यानी सीधी बात ऐसी है कि सर देखिए आप यहां से H प्लस निकाल लाइएगा, अब आपको टोटल H प्लस बर्तन के अंदर मिल रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके टोटल H प्लस। जो टोटल H प्लस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, ये टोटल H प्लस की वैल्यू आ रही है। सर यहां से आप पीएच कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा 1 कहां है, कह रहा वो निकल आएगा, अल्फा 2 कहां है, वो भी निकल आएगा। कैसे सर, आपको K1 K2 दे रखे हैं, तो आप इन दोनों के के एक्सप्रेशंस लिखिए, उससे अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर लीजिएगा और अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व करके यहां पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कहने को ये बात तो बड़ी आसान है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 को सॉल्व करने में बैंड बच जाएगी, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या है, तो आप सबसे पहले K1 और K2 की वैल्यू लिख दीजिए, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाए। K1 K2 की वैल्यू लिखते हैं, यानी सबसे पहले K1 और K2 की वैल्यू लिखी जाए। अगर हम K1 K2 की वैल्यू लिखते हैं, तो K1 जो होगा वो होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2A की कॉन्सेंट्रेशन, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1 इंटू HA माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2, और जो नीचे H2O की कॉन्सेंट्रेशन है वो है C1 माइनस अल्फा 1। अच्छा, अब इसी तरह से K2 का एक्सप्रेशन लिखते हैं। K2 का एक्सप्रेशन आएगा H प्लस इंटू A2 माइनस अपॉन HA माइनस, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1, ये H प्लस आ गया। A2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा 1 अल्फा 2, और नीचे आ गया C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2। अब आप देख लीजिए आपके पास, मैं अभी कोई बेईमानी नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधी, अभी मैंने कोई बेईमानी नहीं की, बिल्कुल सारी ईमानदारी से काम कर रहा हूं कि सर H प्लस यह आना चाहिए, अल्फा ऐसा होगा, अल्फा 2 ऐसे होगा। आपके पास पूरी ईमानदारी से, यू हैव टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये है, अब जो भी इसमें से काटना पाटना हो, सी कैंसिल हो जाएगा, जो भी कुछ है वो हम बाद में देखेंगे। और दूसरी इक्वेशन ये, सर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स। हम अल्फा 1 अल्फा 2 सॉल्व कर लेंगे सर, और जैसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा सर यहां पुट कर देंगे, आपको टोटल H प्लस मिल जाएंगे, और उस टोटल H प्लस से आप पीएच निकाल लीजिएगा। ये बिल्कुल सीधी बात है, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, बिकॉज सर इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालने में बैंड बच जाएगी। और आज तो हम ऐसा नहीं करेंगे, कल की क्लास में मैं तुम्हें इनको सॉल्व करके बताऊंगा कि इनको बेईमानी करके, जुगाड़ लगाकर, बहुत आसानी से सॉल्व करके आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेईमानी करनी पड़ेगी। ये तो सीधी बात, अब इसमें जुगाड़ लगाना है, जुगाड़ हम कल की बात करेंगे, बड़ा आसानी से हमें पता चल जाएगा पॉलीप्रोटिक एसिड्स की पीएच वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज इतना ही करते हैं, है ना, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में इस बारे में बात करते हैं, तो कल और आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।